अस्सलाम वालेकुम, आई एम आहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है द सेल। यानी इस यूनिट में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वन बाय वन करके उनको भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल की डेफिनेशन देखते हैं। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल? जिंदगी की इकाई है। कौन सी इकाई? बनावटी और फैलियाती। जिंदगी की बुनियादी जो है बनावटी और फैलियाती इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो और उसके अलावा क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? जैसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब की जो बॉडी है, ठीक है, उनका जो है उनकी लाइफ है, उनकी बॉडी है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। जैसे अब हम कोई रूम बनाते हैं या घर बनाते हैं तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? वो ब्रिक्स होती हैं। ईंटों से मिला के हम एक इमारत तामीर करते हैं, एक घर बनाते हैं। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी लाइफ है, ठीक है, उसका जो यूनिट है जो है वो क्या है? वो सेल है। तो सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। फिर हमारे पास है मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल। यानी अब हमारे पास सेल के साइज की बात हो रही है। सबसे पहले हमने उसकी तारीफ को देखा कि वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने देखा कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी जब भी हम कोई इमारत तामीर करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा यूनिट लेते हैं जिसको हम मिला के पूरी इमारत बनाते हैं। जैसे ईंटों से एक इमारत बन गई, इसी तरह सेल जो है वो मिलके ऑर्गेनिज्म बना देते हैं पूरा। इसी तरह मतलब ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी हो गई। ये देखा हमने। फिर हमने देखना है कि सेल का साइज क्या होता है। कुछ जो होते हैं सेल्स वो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं और वो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। सम जो है मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल। ज्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, आम आंख से नजर नहीं आते। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स या बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को ले लिया जाए, ये हमें आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, जो कि उसको जो है क्लियर और बड़ा करके दिखाती है। उसके बाद है हमारे पास, हमने स्मॉल सेल्स की बात कर ली, तो फिर हमने जो है अब बड़े सेल्स की बात करनी है। तो सम आर वेरी लार्ज। कुछ सेल्स जो होती हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जाहिर बड़े होते हैं, तो फिर हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो हमें हमारी आंख से ही नजर आ जाते हैं, इंसानी आंख से नजर आती हैं। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो है बड़े सेल्स की, वो है एक्सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, एसिटेबुलेरिया और जैंट ओमेबा। ये जो है हमारे पास ये बड़े सेल्स की एग्जांपल्स हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेल्स है, सेल जो है वो कैसा होता है। वो जो है देखने में हमें, अगर हम उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ना देखें, वो सिंपल ही दिखता है, लेकिन वो सिंपल नहीं होता। अगर हम उसको जो है हाई रेजोल्यूशन पे देखते हैं, ठीक है, तो तब हमें नजर आएगा कि वो उसके अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत पेचीदा है, ठीक है। सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, वो सब जो है अपना अपना फंक्शन कर रही हैं ताकि वो जो है ऑर्गेनिज्म के काम करने को और उसकी जिंदगी को जो है वो चला सके। तो क्या कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शन टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग। लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए और उनके काम को मुनासिब तरीके से अंजाम देने के लिए जो है उसके अंदर जो है सेल्स जो है मुख्तलिफ जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तरफ कि सेल की साख्त कैसी होती है। तो सेल जो है ना, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया और कैसे किया, कब किया, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल को डिस्कवर किया इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? एग्जामाइन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने जो है एक स्लाइस लिया, कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। कॉर्क क्या होती है? बाहर के जो है आउटर टिश्यूज होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है टिश्यूज की, वहां से उसने जो
उसको ले लिया, उसके एक पीस को, स्लाइस को, और उसको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। कब देखा? 1665 में जो है उसने इसको एग्जामाइन किया, इसका मुआयना किया माइक्रोस्कोप के नीचे। और फिर उसने क्या देखा? उसने जो है माइक्रोस्कोप में देखा कि उसको टिनी बॉक्सेस नजर आए, छोटे छोटे से उसको जो है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। उसने उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को सेल का नाम दे दिया। ठीक है, तो फिर अब उसको जो है जो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप थी वो इतनी जो है अच्छी नहीं थी, जिसकी रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन कम थी, तो इस वजह से जो है वो सबसेलुलर स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनेलिज नजर नहीं आई, तो जस्ट जो है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। तो इसलिए जो है उसने सिर्फ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यानी सेल को इंट्रोड्यूस करवाया और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गेनेलिज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। फिर क्या हुआ? could not study the internal structure, यानी उसने जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलिज को स्टडी नहीं कर सका वो। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ? माइक्रोस्कोप की क्वालिटी इंप्रूव हुई, यानी वो उसकी क्वालिटी में बेहतरी आई, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी जो है मैग्निफिकेशन पावर, वो सब जो है वो बढ़ गई, और जो है वो ज्यादा छोटे से छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने लगी, क्लियर करके दिखाने लगी। तो इस तरह से जो है फिर क्या हुआ कि जो हमें जो टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए थे, उसके अलावा भी कुछ और जो है सेल के अंदर नजर आने लगा। फिर क्या हुआ? 1831 में while studying plant cells under microscope, स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन जो प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? ऑब्जर्व द न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस को देखा। यानी हमारे पास जो है सेल को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। फिर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर क्या होता है कि उसके बाद जब न्यूक्लियस भी इंट्रोड्यूस हो गया, सेल भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो जो बाकी सब सेलुलर स्ट्रक्चर बच गए थे उसको जो है फर्दर वन बाय वन वो इंट्रोड्यूस होते गए, क्योंकि उसको जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो डिस्कवर हो गई। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल्स की जो है बुनियादी इकसाम कौन कौन सी हैं, यानी सेल किस किस किस्म के होते हैं। जो सबसे बुनियादी जो किस्म सेल की इकसाम है वो दो है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मुराद है? यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो है एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बाउंड हुआ होता है, जबकि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। उसके अलावा हम देख लेते हैं जो हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। किस वजह से कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। जब वहां पे ऑर्गेनेलिज काफी ज्यादा होंगी तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख जो है वो पेचीदा हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है, यानी सादा होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनेलिज कम होती हैं, ज्यादा जो है रश नहीं लगा होता, इसलिए वो सिंपल होता है, पेचीदा नहीं होता। फिर जो है जो यूकैरियोटिक होता है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। यूकैरियोटिक के पास जो है काफी सारी ऑर्गेनेलिज हम बात कर चुके हैं, तो ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, यानी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। तो हम जो है सेल को समझने के लिए हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख लेते हैं। हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हमने जो है न्यूक्लियस को भी देख लिया कि न्यूक्लियस के इंट्रोड्यूस हो चुका, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो है ऑर्गेनेलिज के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन जो है ये जो हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसमें हमें काफी ऑर्गेनेलिज के बारे में पता चलेगा, जिसको हम जो है अपने इस यूनिट में फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं और इनके अंदर डिफरेंस क्या है इनके दरमियान।
तो हमारे पास है प्लांट सेल। देखिए सबसे बाहर इसके सेल वॉल मौजूद है। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, बल्कि इसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, तो इसमें जो है सेकंड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन है, इसमें फर्स्ट पे जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि ना जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है। फिर क्लोरोफिल से वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस लिहाज से जो है जो एनिमल्स होते हैं वो जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर करते, इसलिए उनके पास जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यानी जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल है और जो है क्लोरोप्लास्ट है, और ये दोनों चीजें एनिमल सेल में एब्सेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल है उसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे वैक्यूल नजर आ रहे हैं। एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। राइबोसोम आप देखिए, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये राइबोसोम है। उसके अलावा जो है हमारे पास गोल्गी एपरेटस है, वो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। उसके अलावा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियस के अंदर नजर आ रहा है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके अलावा आपको ये राउंड शेप में जो नजर आ रहा है न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, एनिमल में भी मौजूद होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है न्यूक्लियोलस, वो भी दोनों में मौजूद है। उसके अलावा क्रोमेटिन यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। गोल्गी एपरेटस भी दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म भी, ये जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस के बाहर, और जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर का, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो इधर भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। उसके अलावा जो हमारे पास ये देख रहे हैं आप लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या डिफरेंस है, तो जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हुए हुए हैं, देखिए ये राइबोसोम अटैच हुए हुए हैं, ये यहाँ पे देखें ये राइबोसोम अटैच हुए हुए हैं, इसलिए ये क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं अटैच हुए हुए, देखिए प्लेन है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइसोसोम होते हैं एनिमल सेल में, और इसके अलावा जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर जो है उसकी सेल वॉल के अंदर कुछ सुराख होते हैं। ठीक है, कुछ पोर्स होते हैं जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके जरिए मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो ये भी जो है एक्स्ट्रा चीज है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ही सेल वॉल होती है और प्लांट सेल के अंदर ही होती है, एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं। बहुत से ऑर्गेनेलिस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेलिस जिसके यहाँ पे नेम राइट हुए हुए हैं, इसको हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो माम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर